हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल AEP अमन एग्जाम पॉइंट में। मैं आपका अमन भैया। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ। 100% आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। और मुझे पता है क्या दिक्कत है। कुछ बच्चों की कमेंट आ रही, भैया स्कूल वाले तो रटा रहे हैं। स्कूल वाले बोल रहे हैं भैया कि √2 जो है इसको A/B मान लेना है, फिर स्क्वायरिंग करा देना है। मतलब उन्होंने बोला है कि स्टेप याद ही कर लो। भाई क्यों याद कर लो? कैसे समझाया नहीं जा सकता? और अगर ये समझा जा सकता है तो फिर उसे याद क्यों करना है? तो समझने वाली बातें जो हैं वो आपको पता है कि हम लोग करते हैं। और आपको मैंने इससे पहले आई थिंक अगर आपने हमारी पहली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। ये तो आप जानते हैं, जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो आपसे बात हो रही है कि √2 इज़ इरेशनल नंबर, और ये बात हमको दिखा दो करके। तो भैया एक बात ध्यान रखना, √2 मैं आपको बताऊंगा, और √2 के साथ में अगर आपको कहीं पे क्या क्या दिख जाए ध्यान से सुनना। अगर आपको कहीं पे √2 की जगह दिख जाए √3, √5, √7, √11, √13, ठीक है, ऐसे कोई भी पूछा जाए, कोई भी, ठीक है, एनीवन, कोई भी इनमें से एक आ जाए, आपको सेम प्रोसेस सबके लिए लगाना है और सबके लिए सही होगा वो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे भाई बिना किसी एक्स्ट्रा बातचीत के। तो पूछना है आपसे कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब हम लोग एक काम करते हैं, देखो इसमें तुम्हें सिर्फ एक चीज़ पता रखनी है कि √2 एक इरेशनल नंबर उसने हमसे कहा। हम इसमें हमेशा क्या करते हैं कि मान लेते हैं। हमने मान लिया क्योंकि हमें जो प्रूव करना है, अगर हम उसके अगेंस्ट चलेंगे और वो अगेंस्ट वाली चीज़ अगर हमारी नियम गलत हो गया तो उसकी बात सही है, अगर मेरा सही हो गया तो उसका गलत है। ऐसे तो प्रूव करोगे किसी को गलत या सही? तो एक तरीके से थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो सर समझेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि लेट, माना कि √2 जो है वो इज़ ए रैशनल नंबर। हमने उससे उल्टा बात मानी, उसने जो बोला हमने उसकी बात नहीं मानी। वो बोल रहा √2 एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा नहीं भाई तुम झूठ बोल रहे हो, √2 एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर ये √2 एक रैशनल नंबर है तो हमने पढ़ा है कि रैशनल नंबर को तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि हम A/B या P/Q क्यों लिखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने माना कि ये एक रैशनल नंबर है तो हम अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि वी कैन राइट इट इन P/Q फॉर्म। यस और नॉट मेरे भाई? बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया, लिख सकते हैं। जहाँ पे P और Q क्या होने चाहिए, अगर ये दोनों P/Q की फॉर्म में लिखे हैं तो P और Q दोनों कैसे नंबर होने चाहिए? आप बोलोगे P और Q जो है वो आपस में को प्राइम नंबर होने चाहिए। अब को प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्राइम नंबर तो मैंने बताया पर को प्राइम नंबर नहीं स्टार्टिंग में बताया, तो देख लेना। को प्राइम नंबर्स वह नंबर्स होते हैं जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो केवल एक हो। यानी दो नंबर, जैसे मैंने ले लिया 5 और 7, या फिर हमने ले लिया 5 और 8। तो देखो 5 और 8 का HCF एक आएगा क्योंकि दोनों में सिर्फ एक है जो कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। 5 और 7 में भी एक ही कॉमन मिलेगा। तो याद रखना, ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या मिले, एक आए, यानी दोनों सिर्फ एक के पहाड़े में आए, वही हमेशा क्या होते हैं? आप बोलोगे वो भैया हमेशा को प्राइम होते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि इनका HCF एक होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा हम एक चीज़ और याद रखते हैं कि देयर Q डजंट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए इसमें। अगर Q 0 होगा तो किसी की बटे 0 लिखोगे तो वो तो भैया इन्फिनाइट फॉर्म बन जाएगी, यानी गलत हो जाएगा। तो Q डजंट इक्वल टू 0, ये एक चीज़ और आपको देखनी है। तो देखो ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने माना कि एक रैशनल है। हमने आपको पहले क्लास में बताया कि अगर कोई रैशनल है तो उसे हम लोग राइट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में, और P/Q जो है आपस में क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं, तभी वो रैशनल नंबर बनता है ना। तो ये एक रैशनल नंबर हमने मान लिया और हमने लिखा कि Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। बात समझ में आई? कुछ भी रटना नहीं है। मैंने फिर बताया, हमने जो माना है वो बस विपरीत माना है, और जो इसके अकॉर्डिंग हो सकता है वो सब हमें पता है। तो ये सब हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये हमें पता है, अपने नॉलेज लिख रहे हैं, क्योंकि हमें रैशनल नंबर पता है कि हम उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके टीचर बोलते हैं कि इसे A/B लिख दो, लिख मत तो क्यों लिख दो? क्योंकि ये रैशनल माना है हमने, और रैशनल को हम A/P, B/C, P/Q फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। बात आ गई समझ में? तो नहीं बोलोगे कि ये रटना पड़ा। ठीक है भैया, फिर देखो क्या करते हैं। अगर हमने माना कि ये एक रैशनल नंबर है तो हमने बोला कि √2 को हम लिख सकते हैं P/Q इक्वल। तो हमने बोला कि भैया इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे कि √2 जो है वो इज इक्वल टू हो गया P/Q के।
कोई समस्या किसी को बोलोगे, कोई समस्या नहीं। अब हमने कहा ये तो भैया सिंपल बात है, इनको तो हम सॉल्व करेंगे, इनके साथ तो हम खेलेंगे। हमने कहा √2 यहाँ पे लिखा, क्यू को यहाँ ले आए, बराबर हमने लिख दिया पीस, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ा। अब मैंने कहा हमें रूट हटाना, अगर यहाँ से मन हो रहा है कि रूट हटा दो, तो हमने कहा काम करते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन। तो अगर हमने इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो हमने इसका स्क्वायर किया कि √2 क्यू का स्क्वायर, और इधर इसका स्क्वायर कर दिया पी स्क्वायर। तो ज़रा ध्यान से देखना मेरे भाई क्या आ जाएगा। आप बोलोगे भैया ये आ जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्यों आया भैया? मैंने कहा यार आएगा क्यों नहीं, √2 का स्क्वायर किया 2 आ गया, q का स्क्वायर किया q स्क्वायर आ गया, p का स्क्वायर p स्क्वायर आ गया। अब एक बात बताओ, ये देखने में क्या लग रहा है मेरे भैया? दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आ रही है यहाँ पे कि अगर मैं इस 2 में, देखना समझना, इस 2 में किसी एक नंबर का गुणा कराता हूँ, ये क्यू स्क्वायर कोई एक नंबर होगा, जब मैं इसका गुणा करा रहा हूँ तो मेरा बराबर में पी स्क्वायर आ रहा है। यानी पी स्क्वायर लाने के लिए मैं इस 2 में किसी एक संख्या का गुणा करा दे रहा हूँ, ठीक है। कोई एक नंबर है जिसमें मैं 2 का गुणा करा रहा हूँ और पी स्क्वायर आ रहा है। ये बात दिमाग में अपने सेव रखना अभी इस बात को, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, हमने ये बात पढ़ी, मैं ऐसे बिगाड़ रहा हूँ, इससे समझ लिया ना कि 2 को हम किसी नंबर से अगर इंटू कराते हैं तो पी स्क्वायर आ रहा है। अगर हम तुमसे यहाँ पे ये कहें कि इस 2 को अगर यहाँ से हटा दें और 2 का अगर हम डिवाइड करा दें पी स्क्वायर में, तो वो संख्या आ जाएगी। अगर हम 2 का डिवाइड करा दें उसमें, तो ये संख्या आ जाएगी। यानी यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 है उसके डिवाइड करने से पी स्क्वायर पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कोई नंबर दे देगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 2 जो है, या तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, या फिर हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ। या तो हम ये लिख दें कि 2 पी स्क्वायर का एक फैक्टर है, क्योंकि पी स्क्वायर बराबर 2 गुणे कुछ आया होगा, तो 2 गुणे गुणा का निशान, तो ये एक फैक्टर की तरह काम करेगा। या फिर हम बस बोल सकते हैं कि जो 2 है वो डिवाइड करता है पी स्क्वायर को, तो हम ये भी लिख सकते हैं। या तो ये लिखो, या तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरे भाई हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका स्क्वायर भी 2 से डिवाइड होगा। अगर इसका स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड हो रहा होगा। तो अगर हमारा पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स आई है, ठीक है, 2 डिवाइड्स पी आल्सो, कि 2 जो है वो पी को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 पी को भी डिवाइड करेगा। बोलोगे बिल्कुल सही बात है, अगर 2 से पी स्क्वायर को विभाजित कर सकते हैं तो हम लोग 2 से पी को भी विभाजित कर सकते हैं। एक बात समझ में आ गई? अब एक बात सुनना है, यहाँ पे तुमको टीचर क्या रटवा रहा है? टीचर रटवा रहा है कि अब एक काम करो, यहाँ पे पी की जगह पे बराबर पे 2r ले लो। उससे पूछा तुमने कभी कि ये क्यों ले लो? क्यों ले लो? पूछो क्यों भैया, किस लिए, किस खुशी में? उसको बताना चाहिए ना यहाँ पे। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे ये क्यों लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर P 2 से डिवाइड होता है, अगर P 2 से डिवाइड होगा, तो मैंने कहा अगर 6 2 से डिवाइड होगा, देखो 6 अगर 2 से डिवाइड होगा तो हम 6 को लिखते हैं 2 × 3 लिखते हैं ना, यानी 6 को हम लिखेंगे 2 × 3। तो इस 2 के साथ जो इंटू कराया जा रहा है, ये कोई नंबर जिसको हमें जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये क्या है, इसको हम लोग वो एक्स्ट्रा नंबर मानते हैं, जिसको हम R लिख देते हैं या C लिख देते हैं या M लिख देते हैं या N लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे इसलिए लिखते हैं कि P जो है वो अगर 2 से डिवाइड होता है तो P को हम 2 × समथिंग लिख सकते हैं, इस समथिंग को हम R मान लेते हैं। पता चल गया कि यहाँ पर हम क्यों एक्स्ट्रा टर्म लेते हैं? क्योंकि P 2 से डिविजिबल हो रहा है ना। अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल है। अगर पी 2 से डिविजिबल है तो पी को हम 2 गुणे समथिंग लिखेंगे, ठीक है ना। अगर 12 मेरा 4 से डिविजिबल है, 12 मेरा 4 से डिविजिबल है तो 12 को हम 4 गुणे 3 लिखेंगे। ये जो 3 यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे आर है, समझ गए? बोलोगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से। अब नहीं दिक्कत है कि क्यों लिखा जाता है। आई होप आपको पूरी बात मेरी समझ में आ रही होगी। मैं बहुत भाई आपके लिए एफर्ट डाल रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, बार बार मैं उसी चीज़ पे जोर दे रहा हूँ। तो यानी हमें पता चला P जो है वो 2R हो जाएगा। अब मैंने कहा अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता, इसको इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में अगर मैं करता हूँ पुट P = 2R, तो हमको क्या मिल जाएगा? एक काम करते हैं अगले पेज पे मेरे भाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया तो हम लिख सकते हैं, हमने देखा कि स्टार्टिंग में लिखा था इक्वेशन है
2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी, और यहाँ पे हम पुट करते हैं p इज इक्वल टू 2r, ठीक है ना। तो यहाँ अगर हम पुट करेंगे मेरे भाई तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी की जगह हम लिख देंगे 2r। कोई समस्या यहाँ पे? आप बोलोगे भैया यहाँ तक अगर सॉरी यहाँ तक अगर आप हमसे बात करोगे तो आप बोलोगे भैया यहाँ तक तो मुझे कोई भी अभी दिक्कत इतनी पर्सनली नहीं हो रही है। फिर मैंने कहा, अब मैंने कहा यहाँ पे भी स्क्वायर था ना, यहाँ पर भी तो स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो बोलोगे भैया इसका मतलब इसका भी स्क्वायर हो गया। अब हमने कहा अगर इससे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, इससे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 4r स्क्वायर। मैंने कहा 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम्स में, तो यहाँ से आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। अब यहाँ पर भी वही सेम बात कि अगर मैं इस 2 को यहाँ से हटा करके यहाँ पे फील करूँ कि ये नीचे लिखा है, तो इसका मतलब 2 से q स्क्वायर डिवाइड हो रहा होगा तभी तो r स्क्वायर एक नंबर आ रहा होगा। जब q स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा होगा तभी तो एक नंबर ये r स्क्वायर आ रहा होगा। जैसे मान लो q स्क्वायर 12 है, 12 के बेटे 2 करेंगे तभी तो 6, यानी ये r स्क्वायर आ रहा होगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि q स्क्वायर, या फिर यहाँ हम लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो हम ये लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स q आल्सो 2, सॉरी जल्दी में गलत लिख दिया मैंने, तो हम लिख देंगे 2 डिवाइड्स q आल्सो, यानी अगर ये 2 मेरा q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो 2 जो है वो मेरा q को भी डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 समझ लेते हैं, बात नंबर 2, और पहली वाली मेरी बात नंबर 1 थी। अब अगर इन दोनों बातों को मैं ध्यान से समझूं तो हमें ये पता चला कि 2 डिवाइड्स p, q आल्सो, तो p और q दोनों को ही 2 डिवाइड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमने ये चीज़ देखी थी कि जो p है वो डिवाइड हो रहा है 2 से। ये बात हमने पहले नंबर पे देखी थी, ये हमने पहले नंबर पे बात देखी कि p 2 से डिवाइड हो रहा है, और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें ये पता चला कि q जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 डिवाइड्स p एंड q आल्सो, तो हम बोल सकते हैं कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। हाँ या ना, 2 एक कॉमन फैक्टर है पी क्यू में। यार हमने स्टार्टिंग में एक चीज़ लिखी थी जो तुमने अगर ध्यान से सुना होगा, इसीलिए ये चीज़ लिखी जाती है कि पी कैन राइट इट, हम लोग इसे लिख सकते हैं वी कैन राइट इट पी बाई क्यू फॉर्म। और यहाँ पे ये चीज़ लिखी थी कि पी एंड क्यू आर को प्राइम्स, ये को प्राइम्स हैं जिनका HCF यानी कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी ये सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए। यहाँ तो यार ये बोल रहे हैं कि 2 जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर है, यानी 2 HCF आ रहा है। मैंने कहा ये तो गलती हो गई हम लोगों से, हम लोगों ने जो माना यानी हम लोगों ने जो माना वो गलत है। हम लोगों ने तो ये माना कि ये दोनों पी और क्यू को प्राइम थे, और को प्राइम के बीच में जो HCF आता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, वो सिर्फ 1 होता है। लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि 2 से p भी जा रहा है, 2 से q भी जा रहा है। इसका मतलब 2 के टेबल में p भी आएगा, 2 के टेबल में q भी आएगा। यार फिर तो ये को प्राइम नहीं होंगे। को प्राइम तभी होते हैं जब दोनों या तो 1 की टेबल में है या तो वो अपनी अपनी टेबल में है, कोई कॉमन फैक्टर ना हो दोनों में। यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर आ गया, इसलिए भैया यहाँ से अब हमें ये बात समझ में आई कि अगर हम लोगों ने कॉमन फैक्टर जो माना था हम लोगों ने वो गलत है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि दिस मेक्स कि जो हमारा एजप्शन था, आवर एजप्शन, ऊपर मैं इसे कर देता हूँ, आवर एजप्शन इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। हमारा एजप्शन जो है वो गलत है या इनकरेक्ट है या रॉन्ग है, तो इस वजह से हम लिख देंगे कि हैंस, मेरे भाई क्या कर देंगे, हैंस कि जो √2 है वो इज एन इरेशनल नंबर। आई होप मेरे भाई आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल जो बात मैंने की है, एक एक चीज़ का मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि ये जो है वो प्राइम नंबर है, अरे को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे उसने दिखा दिया है कि 2 जो है वो p के अंदर भी है, 2 जो है वो q के अंदर भी है, और अगर 2 के अंदर भी p है और q के अंदर भी p है तो ये तो 2p/2q टाइप की चीज़ हो गई। पी क्यू को मैं अलग कर देता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा कुछ मान लेता हूँ कि वो हमसे बोलना चाहता है कि इस तरीके की चीज़ है जिसमें 2 इंटू समथिंग है अपॉन 2 इंटू समथिंग है। तो यहाँ पे कुछ काटने वाला तो सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इन दोनों के बीच में देखो 2 कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है, ऐसा मान लो, ठीक है। ये 2 आपस में को प्राइम नहीं है, और अगर पी और क्यू आपस में को प्राइम ही नहीं है तो फिर ये रेशनल कैसे हो सकते हैं।
तो जब तक कॉमन है तब तक रैशनल नहीं हो सकते। तो हमने ये भैया प्रूव कर दिया। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपने टीचर वाला कॉन्सेप्ट अपनाओ, सीधा सीधा रट लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमसे रटे चुकता है मेरे भाई तो, वरना समझना चाहो तो बड़ा सरल है। √2 इज अ रैशनल नंबर कैसे प्रूव किया? वी कैन राइट द P/Q फॉर्म। P/Q जो है वो को प्राइम है क्योंकि SCF एक होना चाहिए, ये मन में रखना। अब मैंने कहा अगर हमने Q डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया? मैंने कहा Q बटे किसी के बटे में 0 कर दो, सिचुएशन बनेगी इन्फिनाइट, कभी नहीं बननी चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए होती है हमें। तो हमने कहा हमने लिखा P/Q √2 को, Q यहाँ से यहाँ कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करा दिया, ये हो गया √2Q² इज इक्वल टू P²। समझ में आ गई बात? तो हमने जब यहाँ पे इसको लिखा तो हमें एक बात यहाँ ये पता चली कि 2 को अगर हम किसी Q² नाम की संख्या से गुणा कराते हैं तो P² बनता है, यानी P² का एक फैक्टर 2 है, P² का एक फैक्टर 2 है। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ P² लिख सकते हो, तो 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ P, ये भी लिख सकते हो। अगर डिवाइड से लिखोगे तो ये लिखोगे, अगर फैक्टर के हिसाब से लिखो तो लिखो 2 इज अ फैक्टर ऑफ P², सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ P आल्सो। तो 2P का भी एक फैक्टर होगा, इसकी वजह से अगर 2P का एक फैक्टर है तो P को हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर। अच्छा क्यों लिखा 2 इंटू आर? क्योंकि 2 हमें पता है ना कि P का एक फैक्टर 2 है, P² का एक फैक्टर 2 था, तो P का भी एक फैक्टर 2 है, और P का एक फैक्टर 2 है तो हम लिख सकते हैं P को 2 इंटू इसके कोई और भी फैक्टर होंगे जिनको हमने नहीं पता, हमने आर मान लिया। बात समझ में आई कि ये क्यों लिखते हैं? अच्छी तरीके से बोलोगे हाँ भैया, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। आगे देखो हमने लिख दिया P इज इक्वल टू मेरे भाई 2R, और P इज इक्वल टू 2R को जब हम यहाँ पे पुट आउट कर देंगे सेकंड वाली इक्वेशन में, तो यहाँ पे भैया इससे सॉल्यूशन करेंगे। पूरा सॉल्व करने के बाद हमें फाइनली ये मिल जाएगा, जैसी इक्वेशन हमको यहाँ पे मिली थी इससे पहले वाले में इस जगह पे ये वाली, वैसी ही सेम इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी Q के लिए। सेम चीज़ हम Q के लिए लिख देंगे, फिर हम फाइनल दोनों को जब कंपेयर कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा मेरे भाई यहाँ से कि जो 2 है वो P और Q दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर है। और अगर P और Q दोनों का एक कॉमन फैक्टर है तो हम जो बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि P एंड Q को प्राइम्स, वो तो बात सही नहीं होगी, वो बात गलत हो जाएगी। तो दिस मेक्स अवर एजप्शन इज रॉन्ग। तो ये पता चलता है कि हमारी परिकल्पना जो है वो गलत है, इसलिए हम बोलेंगे कि सिद्ध हो गया कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर मेरे भाई नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर होता तो फिर ये कॉमन फैक्टर ना देता। तो इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग, और दी एंड हो गया हम लोगों का एक और कॉन्सेप्ट प्यारा सा। आपसे कुछ भी पूछा जाए बस वैल्यू आपको चेंज कर देनी है उठा के। यहाँ पर मेरे भाई √2 था, मैंने इसी तरीके से √3 का बनाओगे, √7 का बना सकते हो, √5 का बना सकते हो, √11 का बना सकते हो, √13। आस्क एनीथिंग मेरे भाई, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सेम प्रोसेस अपनाना है सबके लिए, ठीक है? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लेना। इसी तरीके के बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ हर बार मैं आपको मिलूंगा और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही जाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय बाय।